जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेटकॉम रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 में जो होने वाला है उसके पेडागोजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज़ जो कि हम लोग लेकर आए हैं। सो पेडागोजी के जितने भी सब टॉपिक दिए गए हैं सभी के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। सो चैनल से जुड़े रहें जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं टीचिंग के क्षेत्र में सभी में अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं मतलब आप लोगों के थिंकिंग के आधार पर जो क्वेश्चन आप लोग दे पाएंगे उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पेडागोजी में पूछे जा रहे हैं जो कि अप्लाइड बेस्ड है। सो उसी तरह के क्वेश्चन हम लोग इस एमसीक्यू सीरीज में देखेंगे। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है। चार ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। तो जो हमारा शिक्षा है उसका प्राथमिक लक्ष्य प्राइमरी गोल क्या है। तो जो क्वेश्चंस हैं या जो ऑप्शंस हैं उसमें बताया गया है कि मेमोराइज करना है फैक्ट्स को, डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग को, या सिलेबस को कंप्लीट करना है, या फिर एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। डेवलप करना है स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को, उसके क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और दूसरा नंबर प्रश्न है द बेस्ट अप्रोच टू टीचिंग ए मिक्स्ड एबिलिटी क्लास इज। सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सा है जिसमें बच्चों को मिश्रित क्षमता वर्ग को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है। मतलब मान लीजिए आप लोगों के क्लास है, क्लास में बहुत तरह के स्टूडेंट बैठे हैं, मतलब उन लोगों के जो टैलेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो इस तरह के क्लास में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। जनरली हम लोग जो क्लास कराते हैं उस क्लास में एक ही टैलेंट के बच्चे नहीं होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे, अलग अलग पर्सनालिटी के साथ अलग अलग मेंटेलिटी भी होता है बच्चों को। तो कहा गया है कि मिश्रित क्षमता वर्ग को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है इस तरह के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने का। तो ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। जिसमें क्या लेक्चर मेथड को हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। और अगर देखें तो क्या ग्रुपिंग में स्टूडेंट्स को टास्क देना चाहिए। दूसरा नंबर है क्या डिफरेंट डिफरेंट टास्क देना चाहिए सभी को अलग अलग उनके स्किल्स के ऊपर, या फिर सभी को एक जैसा टास्क देना चाहिए। तो इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा जिसमें बच्चों को टास्क तो आप देंगे लेकिन उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स को, उनके इंडिविजुअल स्किल को बेस्ड, उसके ऊपर बेस्ड करके आप उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टास्क देंगे। यही है सबसे अच्छा तरीका इस क्लासरूम में पढ़ाने का। तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनकरेजेस स्टूडेंट एंगेजमेंट। मतलब आप क्लास में मान लीजिए टीचर हैं, अब बच्चे जो होते हैं उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो बच्चों को ये तो पूछा गया है, तो बच्चों को क्लास में जुड़े रहने के लिए टीचर के साथ जैसे वो एनकरेज हो सकें, एंगेज हो सकें, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे उनके साथ जुड़े रहें। ये जो चार ऑप्शंस हैं जिसमें से बताया गया है कि उन्हें वन वे लेक्चर कर देना चाहिए टीचर को, सिर्फ लेक्चर देता ही रहेगा टीचर, या फिर इंटरेक्टिव डिस्कशन करना चाहिए और कुछ एक्टिविटी करवाना चाहिए ताकि बच्चे भी टीचर के साथ एंगेज रहें, या फिर टीचर को असाइन होमवर्क देकर छोड़ देना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को टेस्टिंग के लिए मतलब एक एक स्टूडेंट को जो टीचर हैं उनको टेस्ट करना चाहिए।
तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बच्चों को इंटरेक्टिव करना चाहिए। क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए बच्चों के साथ डिस्कशन करना और उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराना चाहिए ताकि बच्चे टीचर के साथ जुड़े रहें। ठीक, चौथा नंबर प्रश्न है, ये रहा आप लोगों का प्रश्न यहाँ पे, इंटरेक्टिव डिस्कशंस एंड एक्टिविटीज। ठीक, चौथा नंबर प्रश्न है व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज्ड फॉर। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, आप लोग अगर आप लोग थ्योरी पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि असेसमेंट जो होता है वो हमारे दो प्रकार का होता है, सबमेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। तो कहा गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो रचनात्मक जो मूल्यांकन है वो हमारा, उससे हम लोग क्या साबित करते हैं, जो बच्चों का टेस्ट लिया जाता है उससे क्या होता है, कौन से मतलब क्या चेक करने के लिए हम लोग वो टेस्ट लेते हैं। कहा गया है कि स्टूडेंट्स का फाइनल परफॉर्मेंस हम लोग चेक करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स का जो ऑनगोइंग फीडबैक है उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं उसको चेक करते हैं। स्टूडेंट्स का जो रैंक है, कितने नंबर पे स्टूडेंट रैंक कर रहा है क्लास में, उसका नंबर कितना है, इसको हम लोग जज करते हैं। या फिर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए। तो इसका मतलब पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो अप्लाइड बेस्ड होते हैं। तो इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बताया गया है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा फाइनल हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स का हम लोग रैंक तो कभी चेक करते नहीं हैं, और उसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए कभी हम लोग प्रिपेयर नहीं करते। सो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है कि उसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसके जो हम लोग ऑन गोइंग जो उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए जो टेस्ट लिया जाता है एग्जाम, एक साल में अगर बीच में जो 3-4 टेस्ट होते हैं तो उसके ऑन गोइंग जो फीडबैक होते हैं उसका इम्प्रूवमेंट देखने के लिए हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु इज टीचिंग मेथड बेस्ट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है, बताया गया है कि कौन सी शिक्षण पद्धति आलोचनात्मक सोच को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा देती है। मतलब बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ये कौन सी विधि है। तो ऑप्शंस में लेक्चर मेथड है। ठीक है, लेक्चर बेस्ड जो लर्निंग है, उसके बाद मेमोराइजेशन है, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, और मल्टीपल चॉइस क्विजेस हैं। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बच्चों को हम लोग सिर्फ लेक्चर देंगे तो बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग कभी डेवलप नहीं होगा। बच्चों को मेमोराइज कराने से कोई इसका फ़ायदा है नहीं, ये नेगेटिव टर्म है पेडागोजी की, आप लोग याद रखना। जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, और ऑप्शन हो गया मल्टीपल चॉइस क्विजेस। तो मल्टीपल चॉइस क्विजेस से बच्चों में कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा। प्रॉब्लम जब हम लोग बच्चों के सामने रखेंगे और उसे जब बच्चे सॉल्व करेंगे तब उनमें क्रिटिकल थिंकिंग होगा, तरह तरह के आइडियाज़ लेकर आएंगे उसे सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगा हम लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बताया गया है द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग सजेस्ट दैट। मतलब सीखने के लिए जो रचनात्मकतावादी दृष्टिकोण बताता है, क्या बताता है कि हम लोग रचनात्मकतावादी दृष्टिकोण हमें सीखने की नज़रिए से क्या बताता है। कहता है कि नॉलेज को डेवलप करिए, नॉलेज इज पैसिवली रिसीव, नॉलेज रिसीव होता है। लर्निंग को कोलैबोरेटिव प्रोसेस में लेना चाहिए, ग्रुप वाइज। स्टूडेंट सीखते हैं बेस्ट बाय रिपीटेशन, स्टूडेंट सिर्फ रिपीट करके सीखते हैं। ओनली टीचर्स कैन इम्पार्ट नॉलेज, सिर्फ टीचर क्या है इस दृष्टिकोण से या फिर इस अप्रोच से टीचर जो हैं सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। तो इसके जो बेस्ट आंसर है वो होगा लर्निंग इज ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस। मतलब लर्निंग को क्या करना चाहिए, ग्रुप वाइज में डिवाइड करना चाहिए। ग्रुप कोलैब बनाने से, कोलैबोरेटिव करने से जो हमारा यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की जो अप्रोच है वो हमारे मतलब कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जो हैं वो हमारे कोलैबोरेटिव प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा उदाहरण हम लोग
ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द बेस्ट वे टू एक्सेस प्रैक्टिकल स्किल्स इज थ्रू। व्यवहारिक कौशल का आंकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? व्यवहारिक कौशल जो बच्चों में होता है उसका आंकलन हम लोग किस तरह से करेंगे, कौन सा सबसे अच्छा तरीका होता है? तो सबसे अच्छा तरीका अगर हम लोग देखें तो कहा गया है कि रिटन टेस्ट लेना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए हैंड ऑन एक्टिविटीज़ के ऊपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना चाहिए और ओपन बुक एग्जाम लेना चाहिए। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब हम लोग का होगा ऑब्जर्वेशंस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। मतलब बच्चों को ऑब्जर्वेशन करना कि उनके व्यवहार में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उनके हैंड से जो एक्टिविटीज़ होता है वो हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स को दर्शाता है। प्रैक्टिकल कब होता है? जब हम लोग अपने हाथ से कोई काम करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ब्लूम टैक्सोनॉमी इज यूज्ड फॉर। ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग किया जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है वो हमें बताना है। क्या वो हमारे क्लासीफाइंग एजुकेशनल गोल्स को क्लासीफाई करता है? क्या हमारे लेसन प्लान को क्रिएट करने में मदद करता है? क्या क्लासरूम में जो रूल्स होते हैं सिटिंग के बच्चों के, जो छोटे बच्चे, छोटे हाइट वाले बच्चे पहले बैठेंगे और फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच पर, और बाकी बड़े हाइट वाले बच्चे पीछे बेंच पे बैठेंगे, ये जो सिस्टम है, रूल्स है क्लासरूम का, क्या ये ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें बताता है या फिर डिसिप्लिनिंग स्टूडेंट्स के बारे में बताता है? तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका उपयोग हम लोग करते हैं क्लासीफाइंग एजुकेशनल गोल। एजुकेशनल गोल मतलब हम लोग जो चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर जिस बुक को हम लोग पढ़ा रहे हैं या फिर जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो जो मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर का क्या गोल होना चाहिए, बच्चों के अंदर क्या सीख पहुंचनी चाहिए, ये बातें हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी को इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस मीन्स। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब विभेदित निर्देश का अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है बच्चों को तरह तरह का, तो कहा गया है कि अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है? टीचिंग ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली। क्या हर एक बच्चे को एक मतलब अलग अलग करके पढ़ाना चाहिए? एडॉप्टिंग, सेकंड नंबर ऑप्शन है, कहा गया है कि एडॉप्टिंग कंटेंट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड। क्या हमें स्टूडेंट्स के नीड्स, प्रयोजन के हिसाब से उनके कंटेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, उसका प्रोसेस करना चाहिए और उसको प्रोडक्ट में चेंज करना चाहिए। कहा गया है कि क्या गिविंग ऑल स्टूडेंट्स द सेम असाइनमेंट। क्या सभी बच्चों को एक ही असाइनमेंट देना चाहिए? या फिर यूजिंग ओनली वन टीचिंग मेथड। या फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि क्या हमें सिर्फ एक ही टीचिंग मेथड यूज करके पढ़ाना चाहिए? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए। क्या अडॉप्ट करना चाहिए? कंटेंट को, प्रोसेस को और उसके प्रोडक्ट को किस चीज़ के ऊपर बेच करके? स्टूडेंट्स के नीड के ऊपर, कि बच्चों को क्या प्रयोजन है उसी के हिसाब से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कोई आपके क्लास में कोई बच्चा है जिसको ABCD पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो जानता है ऑलरेडी, तो क्या आप उसे ABCD पढ़ाएंगे या आगे का प्रोसेस उसे बताएंगे? ठीक है। तो ABCD से किस तरह से वर्ड बनाया जाता है, किस तरह से उसके वर्ड बनते हैं और किस तरह से उस वर्ड का उच्चारण होता है, वो हमें समझाना चाहिए। तो जो वो जानता है उससे रिलेट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स। सक्रिय सीखने में जो शामिल है, सक्रिय सीखने में क्या शामिल है? तो एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स में शामिल है कौन कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स पैसिवली लिसनिंग टू लेक्चर्स। बच्चे जो क्लास में सिर्फ लेक्चर सुनते हैं, क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? दूसरा नंबर ऑप्शन है स्टूडेंट्स एंगेज इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ एंड डिस्कशन। बच्चे अगर मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे और डिस्कशन करेंगे तो क्या उनका ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है? टीचर्स डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन ओनली। क्या टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं? ये उनका मतलब जो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन था एक्टिव लर्निंग है। बच्चे एक्टिव कब होते हैं? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जो ओनली वर्ड जो आप लोग देख रहे हैं ये नेगेटिव वर्ड है। अगर आप लोगों के एग्जाम में कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में अगर ओनली यहाँ पे दिखाई देता है तो आप उस समय उस ऑप्शन को आप पहले ही डिलीट कर दीजिए, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है।
अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए हमारा। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव है तो ये ओनली शब्द हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो ये कभी आंसर तो हो नहीं सकता। एक्सटेंसिव टेस्टिंग करना चाहिए बच्चों को, हमेशा टेस्ट नहीं करते हैं हम लोग बच्चों को, ठीक है। बताया गया है कि स्टूडेंट पैसिवली लिसनिंग, क्या सिर्फ बच्चे सुनते रहेंगे टीचर की बातें, तो क्या इससे उन लोगों का एक्टिव लर्निंग होगा? कभी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन बचता है इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है कि स्टूडेंट्स एंगेज होंगे मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में, बच्चों से तरह तरह के एक्टिविटीज़ कराए जाएंगे और उनसे डिस्कशन किया जाएगा, जिससे बच्चों में बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ एंगेज रहेंगे, ठीक है। इससे उनकी जो एक्टिव लर्निंग थी वो बढ़ेगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो बने रहें इस चैनल के साथ, और इसके सेकंड पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर इससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।